नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज बात सीए विरोधियों को संदेश की। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मची भगदड़ और भारत की तरफ लगी वहां के विस्थापितों की आंखों के बाद एक बार फिर देश में नागरिकता कानून यानी कि सीएए पर बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसे लोगों के लिए सीएए बेहद जरूरी नहीं था, और अगर था तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा था। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बताते चले कि इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए गए थे। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था। इस समय को घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ये कानून आने के बाद दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए थे, जबकि सरकार ने विपक्षी दलों पर नए कानून के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप तक लगाया था। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस कानून के विरोध से जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु बना था। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों के पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है। तो सीए विरोधियों को यह संदेश कितना जरूरी था। सीएए क्या है, सीएए कैसे, क्यों इस पर विरोध जताया जा रहा था? क्योंकि आपको बता दें कि शाहीन बाग विरोध का केंद्र बना था, जहां पर लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने वहां बैठकर प्रदर्शन किया था। ऐसे ही लोगों के लिए नागरिकता कानून था। सीए विरोधियों को यह संदेश हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बताते हैं कि भारत में सीए क्यों जरूरी है, क्यों सीए को लाना इतना जरूरी हो गया था। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। अंशु अवस्थी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे इसी बारे में। लेकिन चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेतन सिंह जी से हम बात करेंगे। चेतन जी, सीए का लगातार विरोध हो रहा था। अब हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो बताते हैं, उनसे जाहिर होता है कि क्यों जरूरी है भारत में सीए। आपका क्या पक्ष है इस बात पर? पार्टी का पक्ष है। पार्टी इस बात को भली भांति जानती थी कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार इस हिंदुस्तान के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है, खासतौर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के साथ में, चाहे वे हिंदू हों, चाहे वे सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ईसाई हों, इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार था। और जब हम कहते थे तब इनको समझ में नहीं आता था। तब ये क्या कहते थे कि हम कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करके इस तरह का बिल लेकर के आए। आज आपकी आंखें हैं, आप खुली आंखों से देखिए किस तरह मौत का भयानक मंजर चल रहा है। आज क्या कहेंगे? जो कांग्रेस और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का विरोध करते थे, आज वे देश और देश की जनता के सामने जाकर के अपना मुंह खोल करके बताएं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। अब भारत सरकार ने जो किया था वो कितना गलत है, कितना सही, जाकर के बताएं ना। आज देश और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का इस बात के लिए आभार ज्ञापित करती है कि समय रहते हुए उन्होंने आज एक अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छा संविधान संशोधन लेकर के आए। नागरिक संविधान जो संशोधन लेकर के आए हैं, ये देश और देश के लोगों की मूल आवश्यकता थी। आखिर भारत की भूमि पर इन लोगों को हम प्रश्रय नहीं देंगे तो विश्व की कौन सी धरती पर इनको कौन प्रश्रय देगा? आज इन सब लोगों को इनकी बातों का जवाब मिल चुका है। लेकिन क्यों लग रहा था चेतन जी, आपका क्या मानना है, क्यों इसका विरोध हो रहा था? क्योंकि आज जो हालात देखे जा रहे हैं, सबकी निगाहें जो भारत पर टिकी हुई हैं। अफगान से जो लौटकर लोग आ रहे हैं, सब भारत की ओर बड़ी आशावादी नजरों से, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। और क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हैं वहां पर, अब ऐसे में भारत जो कदम उठा रहा है, उनको शरण दे रहा है, तो क्यों लग रहा था कि उस वक्त में इतना विरोध इस कानून का हो रहा था? देखिए, इसके पीछे केवल एक कारण था, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के अनेक राज्य जिसमें आसाम भी सम्मिलित है, दोयम दर्जे के नागरिकों को हिंदुस्तानी बना दिया और हिंदुस्तानियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। हम इस देश में रहने वाले, इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले, इस भारत भूमि के संविधान में आस्था रखने वाले, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कौम, मजहब के हों, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सब हमारे अपने भाई बंधु हैं।
लेकिन हम किसी के लिए अपनों को गैर कर दें, ये कहां तक चलेगा? आप वोट बैंक की राजनीति में इतना भूल गए, आप इतना सब खो गए कि आपने देश के आम नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। आम नागरिकों को जो भगोड़े बनकर के आए हैं, वे कहीं ना कहीं मार करके उनको अपने जगह से, अपने देश से, अपने प्रदेश से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में आई और यही कारण है कि सरकार ने तत्काल इस पर सख्ती के साथ एक नया कानून बनाया, संशोधन बिल लेकर के आए, जिसको दोनों सदनों में पारित करना भी सरकार की जवाबदारी थी। जिम्मेदारी का निर्वहन माननीय अमित शाह जी ने बखूबी किया और निसंदेह एक अच्छा बिल, एक ऐसे सभी लोगों को शरण देने के लिए जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बिल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अंशु जी, वो कह रहे हैं कि सीए विरोधियों को अभी संदेश है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान में, उसे मालूम पड़ता है कि कितना जरूरी है सीए भारत में। अंशु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। जी सर, जवाब दें। देखिए, निश्चित तौर से अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि कट्टरता मानवता के लिए खतरनाक है, घातक है। जो लोग भी कट्टरता को अपना रहे हैं या जबरदस्ती वो आम आदमी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे कट्टरता घातक है मनुष्यता के लिए। लेकिन सवाल ये है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी विवेचना होनी चाहिए। सर, इस पर बिल्कुल हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है सीए के जो विरोध की हम बात कर रहे हैं, जो हरदीप सिंह का जो बयान आया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर आपका जवाब क्या है? अंशु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अंशु जी का जल्दी से ऑडियो ठीक करके मुझे बताया जाए प्लीज, मैं उनसे सवाल लूंगी। उसके बाद चेतन जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से सीए की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त हम गवाह बने थे, उस पर शाहीन बाग पर इतना प्रदर्शन हुआ था, काफी वक्त तक वो प्रदर्शन चला भी था और आरोप भी ये लगे थे, आपने बताया था, आपने आरोप भी लगाया था कि जो विपक्ष है वो गलत तरीके से इस कानून को, इस बात को लोगों के सामने लेके आ रहा है, उन्हें बहला रहा है। ऐसी जो बातें हैं वो है ही नहीं एक्चुअल में कानून में। तो आपको क्या लगता है कि अब जो हालात देखे हैं दुनिया ने, अब कहीं ना कहीं सीए का जो विरोध किया जा रहा था वो अब कम होगा, लोगों को इसके प्रति विश्वास होगा? देखिए, जिनको भरोसा था उनको आज भी भरोसा है, कल भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। जिसकी नीति और नियत में अगर कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान बसता हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता, उनको बहुत अच्छे से पता था कि अपने नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने नागरिकों की जान की हिफाजत के लिए इस कानून को लेकर के आए हैं। अभी हमारे मित्र अंशु जी कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग पर बात करें, आपने अभी शाहीन बाग का उदाहरण दिया। क्या शाहीन बाग में अगर हम भारत के संविधानों का पालन नहीं करते और हम समरसता की बात नहीं सोचते, अगर हम मानवता की बात नहीं सोचते, तो क्या इस तरह से देश के खिलाफ, हमारी ही भूमि पर, हमारे ही देश के खिलाफ नारे लगते रहे और हमने उसको बड़ी संजीदगी के साथ और उसको बर्दाश्त करने का काम किया है? क्या इससे ज्यादा सहिष्णुता क्या होगी? क्या भारत पाकिस्तान की तरह एक आध विभाजन और कर दे तब आपको सहिष्णुता नजर आएगी? मुझे लगता है कि देश में दो तरह की विचारधारा काम करती है। एक तो वो है जो देश और राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए काम करते हैं, काम करना भी चाहते हैं। एक विचारधारा वो है कि किसी भी हालत में हमको कुर्सी चाहिए, किसी भी हालत, चाहे हमें अपने लोगों को बेचना पड़े, देश को बेचना पड़े, देश के टुकड़े करना पड़े, देश की विचारधारा के टुकड़े टुकड़े करना पड़े। आज तालिबान का दृश्य देख करके रूह कांप जाती है। किस प्रकार की हैवानियत! आज तो मैं नवभारत टाइम्स की और एक दो अन्य अखबारों की भी हेडलाइन पढ़ रहा था कि मरे हुए लोगों के साथ भी वो अनैतिक काम कर रहे हैं। क्या इस तरह के लोगों का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया? क्या इस तरह के लोगों का समर्थन टीएमसी ने नहीं किया है? आज इनको अपनी विचारधारा पर, और उस समय जब आपने इस तरह के वर्जन दिया, जिस प्रकार की आप रैली की बात कर रहे, कांग्रेस ने अनेक स्थानों पर, टीएमसी ने अनेक स्थानों पर, समाजवादी पार्टी ने अनेक स्थानों पर सीए कानून के विरोध में जो मार्च निकाला था, उस पर लेकर के क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि थोड़े भी अगर आप हिंदुस्तानी हो गए
थोड़ा भी अगर आंखों का अगर जमीर है, पानी है, तो आपको अपने उस आचरण पर अपने मन में आत्मग्लानि होगी और कहीं ना कहीं मन से भी शर्मिंदगी होती, क्योंकि खुद से मन के हारे हार है वो, मन के जीते जीत। अगर इनके मन में सच में हिंदुस्तान में सच में मानवता है तो आज इनको अपने उस कृत्य पर कहीं ना कहीं दुर्दशा के आंसू बहाने पड़ेंगे। अवस्थी, क्या लगता है आपको, क्योंकि सीए के विरोधियों को ये संदेश वो लगातार बोल रहे हैं कि अब जाएगा अफगानिस्तान में, आखिर कहां जाए बेहाल गैर मुस्लिम जो है अगर सीए ना हो तो? देखिए, ये जितनी भी चीजें ये भाषण दे रहे हैं, दरअसल ये चाहते नहीं कि उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हल। ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछिए रोजगार पे बात कब करेंगे। इनको अफगानिस्तान की चिंता है, लेकिन जो लॉकडाउन में देश के लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, विषय पर आइए, विषय पर तो उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये विषय, इनका विषय ये है कि जो आपने रखा वही इनका विषय है और बिल्कुल उसी में मेरा इनको विषय आनंद है। आता है। गन्ना किसान लगातार चाह रहा है कि उसके गन्ने की एमएसपी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी गन्ना एमएसपी की बात करते थे, लेकिन आज नहीं कर इन सब मसलों पर हम लगातार तो चर्चा करते ये भी आए तो बड़ा हैं कई महत्वपूर्ण बार, है। और मैं आपको बता दूं कि कई मुद्दों पर जो आज के बड़े मुद्दे हैं उन पर भी हमारे और भी जो शिफ्ट चार्ट है हम उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन नहीं, आप फिलहाल इस मुद्दे पर सर बात करें, आप इसका जवाब दें कि क्यों आखिर अब कहाँ जाएं बेहाल गैर मुस्लिम जो हैं अन्य राज्यों में जिनके साथ इस तरह के हालात हो रहे हैं देश में, वो कहाँ जाए? इस पर इनके जो नेता हैं उनके बयान आने चाहिए। सरकार इस पर क्या सोचती है, तालिबान को लेकर सरकार का क्या वो है, पहले तो उस पर आना चाहिए। मतलब कांग्रेस का पक्ष भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, वही कांग्रेस का पक्ष है? बिल्कुल। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में पक्ष और विपक्ष हमेशा साथ होते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई राजनीति नहीं होती है। सरकार को अपना रुख तय करना चाहिए। हमारे लोगों का जैसे हित हो सकता है, जो लोग भी वहां से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सिर्फ ले आना ही तारीफ की बात नहीं, उनको कैसे आप सेटल करेंगे, कैसे चीजों को करेंगे, तो इसको लेकर तो इनके पास कोई नीति नहीं है। हमने देख लिया किस तरीके से लोग लॉकडाउन में पैदल चल रहे थे, लोगों को वैक्सीन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार मान रही थी लेकिन देश भर में मार्च किया था ना सर आप लोगों ने, सीए के खिलाफ आप लोग आवाज उठाया था, आपने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबने सीए के खिलाफ बोला था, तो अब वो पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का है वो आपका कैसे हो गया? उस वक्त तो खिलाफ थे ना आप। देखिए, मैंने क्या कहा, कोई भी सरकार जिस जनता से चुनती है उसको अगर वो उलझाती है लाइन में, आप गांव में अगर एक चोर घुस आया तो आप पूरे गांव के लोगों को लाइन में लगा देंगे। आपकी यही बुद्धिमत्ता है, यही होशियारी है। तो ठीक है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समय आने पर जवाब देंगे। सीए में आपको जो आपने विरोध किया था अंशु जी, जो सीए का विरोध आपने किया था उसमें क्या खामी आपको नजर आई थी, तो आप विरोध कर रहे थे? तरीके पर विरोध है उनका, हमेशा रहेगा। तरीके पे किस तरह का तरीका, आप बताइए किस तरह का तरीका होना चाहिए था जिस पर विरोध नहीं होता? नहीं, आप बताइए, नोटबंदी से क्या मिला देश को, आप बताइए मुझे। सर सीए पर बात कीजिए, सर सीए पर बात नहीं, हम सीए पे ही बात कर रहे हैं ना। सीए का उदाहरण है वो। आपने पूरे देश पे नोटबंदी थोप दी, काला धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आपने अभी कहा कि जो पक्ष है इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को यानी कि अपना पक्ष रखना चाहिए, वही कांग्रेस का पक्ष है। आप मान रहे हैं इस बात को? मैंने क्या कहा आपसे, आप मुझे बताइए कि अगर कोई एक आदमी गलत घुस आया है तो आप पूरे गांव को लाइन में लगा देंगे? ये कहाँ की पॉलिसी है, क्यों सी बुद्धिमत्ता आई है? देखिए, भाजपा का पुलिंदा खुल चुका है। अब लोग जान चुके हैं कि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, जनविरोधी सरकार है। अरे सर, जो वहां से लोग आ रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उन पर क्या कहिएगा आप? नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, इसको लेकर सरकार जो निर्णय करे उसी के सब साथ हैं। सरकार को निर्णय करना चाहिए। अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं इस मुद्दे पर जो आपका पक्ष है वही कांग्रेस का पक्ष है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर वोट बैंक की राजनीति अगर ये छोड़ देंगे तो ये उस पर बिल्कुल ठीक ढंग से चलेंगे, लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति अगर देश को जोड़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से डिफरेंस आएगा, क्योंकि देश और देश को बनाना अलग बात है और वोट बैंक को तैयार करना अलग बात है। अभी आप बात सीए पे कर रहे हैं तो वो नोटबंदी पर आ रहे हैं, वो कोरोना पर आ रहे हैं, हम सब चीज पे बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। आज सीए नहीं होता तो इस हिंदुस्तान में जिन लोगों को हम शरण दे रहे हैं
क्या हम दे पाते? आप कल्पना करिए, अफगानिस्तान से चुने हुए मेरे सिख बंधु सांसद आज आकर के बिलक बिलक करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार अगर हमको वहां से नहीं निकालती तो ये तालिबानी हमको बीच चौराहे पर गोलियों से भून देते हैं। किस तरह से 6-6 महीने साल भर की बच्चियों के साथ क्या रोंगटे खड़े हो जाएं और उनकी वकालत जो लोग करते हैं उनका कितना जमीर मरा हुआ है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कौन लोग कर रहे हैं और उनकी भाषा क्या है, उनकी सोच क्या है, लेकिन किस तरह के चंद वोटों की खातिर हमने अपने ईमान को बेच करके रखा है, इसको हमारे कल्पना करना चाहिए, सोचना चाहिए हम किसकी तरफ दारी लेकिन कर सर रहे हैं। सोचने वाली बात है, अभी पक्ष एक साथ हो गया, वो बोल रहे हैं कि जो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे वही हमारा स्टैंड है, तो फिर इजराइल पर जब बात आती है तो क्यों फिर पक्ष विपक्ष सामने आ जाते हैं? उन्होंने कहा कि फॉरेन जो भी पॉलिसीज होती हैं उन पे पक्ष और विपक्ष साथ में होते हैं, तो इजराइल भी तो वही जो फॉरेन पॉलिसीज के अंदर आता है। निश्चित रूप से हम तो इजराइल के जो पॉलिसी है, इजराइल के साथ जो भारत की पॉलिसी है। लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अपने अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं कि अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप पलट जाते हैं, आपको लग रहा है कि अब नहीं इस मुद्दे पर हम फंस जाएंगे, तो आपने स्टैंड ले लिया कि जो सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है, लेकिन वही जब बात अगर हम इजराइल की करें तो आप बिल्कुल दाएं बाएं जाने लगते हैं। चेतन जी, ये मेरे से प्रश्न थोड़ी ना, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, विपक्ष की मैं बात कर रही हूँ। देखिए मैं फिर से कहूंगा, इजराइल से भी जब हमारे जो विदेशी संबंध है, जो विदेश नीति के आधार पर हमारी अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो कांग्रेस को लगता है कि अगर हम इनका समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो उनसे नाराज होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में आपने सभी मुसलमानों को गद्दार समझ करके रखा है? क्या मानते हो आप? क्या देश में रहने वाला मुस्लिम क्या इस देश की ताकत नहीं चाहता, देश को ताकतवर बनाना नहीं चाहता, देश अपने पांव पर चले इसको नहीं चाहता? क्या देश समृद्धशाली शक्तिशाली बने इसका समर्थन मुस्लिम नहीं करेगा? करेगा। ये आपकी सोच का इलाज होना चाहिए। आप अपनी सोच को डेवलप करिए और ये मान करके चलिए कि इस देश में रहने वाला मुस्लिम भी उतना ही वतन परस्त है जितना हम और आप हैं। आप उसको अवसर नहीं देना चाहते, आप उसको वोट बैंक की राजनीति में बांट करके रखना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि जब अच्छा होने लगता है तब कहते नहीं हमारा समर्थन था, हमने भी किया। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आप देखिए ना, अनेक अवसरों पर वो ये कह जाते हैं कि नहीं ये तो राजीव जी की थी और इंदिरा जी ने तैयार किया था, इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान विभाजन किया। तो हमने कब कहा कि हमने पाकिस्तान का विभाजन करा है? जो आपके प्रधानमंत्री थे वो हमारे भी प्रधानमंत्री थी, जो उन्होंने अच्छा किया उसका हम समर्थन करते, खुल करके करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं। हम आपकी तरह अपने देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम नहीं करते। और माफ करना, ये देश में नहीं फॉरेन में जाकर भी अपने देश और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने से कभी नहीं चूके कांग्रेस। लेकिन आरोप तो लगातार आप लोगों पर भी लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं बस आप लोग। देखिए, ये देश की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुत्व ही एक विचारधारा, हिंदुत्व में ही चाहे आज का मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, ये सब के सब हिंदुत्व से ही चल करके आए। ये कोई इससे अलग नहीं। इस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला आज भी हर व्यक्ति हिंदुत्व के साथ जन्म लेता है। हिंदुत्व एक हमारी जीने की अपनी कला, इसकी तो बहुत अच्छी व्याख्या की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसकी व्याख्या के बाद में अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके केवल ये राजनीतिक दल जो हमारे से विरोध में है वो केवल इसलिए इस बात को कहते हैं, वो दर्शाना चाहते हैं कि नहीं ये कट्टरवाद वाले हैं, हम आपके साथ वाले हैं। तो ठीक है, देश और देश की जनता ने आपको इतने सालों में 75 साल में तो समझ लिया ना, इसीलिए आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं। हमारा तो जन्म भी आजादी के बहुत सालों के बाद सन 1980 में हुआ है ना, आपका जन्म तो आजादी के पहले का है। तो आजादी का पहले जिसको लोग कहते थे विचारधारा है, आंदोलन है, आज इस हिंदुस्तान के जनमानस ने उसको ठुकरा दिया। हमारे मित्र बैठ करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक भी कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत नहीं बची है लोकसभा के चुनाव में, और कमोबेश यही स्थिति आपकी विधानसभा में होने वाली है। आप घर घर जाते हो लोगों से गठबंधन करने, सब लोग कहते टाटा बाय बाय, आप हाथ जोड़ करके नमस्ते कर लेते हैं। तो जब हम देश की जनता, हम प्रदेश की जनता वहां के जनमानस के साथ मिलकर के बात नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलना चाहेंगे, उसकी इच्छा क्या है उसकी इच्छा के साथ हम नहीं चलेंगे, तो हमारी स्वीकारता आखिर लोग क्यों करेंगे? मेरे मित्र कह रहे थे, हालांकि आज मेरा विषय वो नहीं है गन्ना विकास, नहीं तो मैं इस पे बात करता कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश या कोई अन्य प्रदेश में विकास नहीं दिखता हो, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं चेतन जी कि गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता देना
कितना जायज है? लगातार विपक्ष आप पर यह आरोप लगाता रहा है कि गैर मुस्लिमों को ही क्यों नागरिकता देनी? मुझे आप बताइए कि मुस्लिमों को कितनी कंट्री नागरिकता देने के लिए तैयार हैं? और मुस्लिमों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कौन भगा रहा है? कोई भगा रहा है क्या? वहां पे जिन लोगों को भगाया जा रहा है हम उन्हीं को तो नागरिकता देंगे ना। हम उन्हीं को तो नागरिकता देंगे। और आज मान लीजिए जो अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान में जिन लोगों को जरूरत है, क्या भारत सरकार ई वीजा नहीं दे रहा है? क्या भारत सरकार उनको शरणार्थी के रूप में अपने देश में शरण नहीं दे रहा है? आप पूछिए जरा इन लोगों से, कितने लोगों को हम दे रहे? 24 घंटे हमारा विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, एम्बेसी खुली हुई है, और जहां जब भी आवश्यकता पड़ रही है हम लोगों को अपना जहाज भी दे रहे हैं, अपने सैनिक भी दे रहे हैं, अपना सामर्थ्य भी दे रहे हैं, और अपने शौर्य बल के आधार पर उनको वहां से सुरक्षित निकालने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं दे रहे हैं। ये भी इनकी विकृत मानसिकता, लोगों को बरगलाने की एक पॉलिसी है कि बार बार झूठ बोलो तो एक बार तो लोग सच मानेंगे, तो उसी आधार पे काम कर रहे हैं कि बार बार झूठ बोलो। मैं आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिमों को बांग्लादेश से भगाया जा रहा है? क्या मुस्लिमों को अफगानिस्तान से भगाया जा रहा है? क्या मुस्लिमों को पाकिस्तान से भगाया जा रहा है? अरे जिस देश से भगाया जा रहा है उसका नाम चाइना है। उस चाइना के साथ तो आपने गठबंधन करके रखा है। आप उसके बारे में एक बार चर्चा करके देखिए ना कि आखिर चाइना इस तरह की बातें क्यों करता है, और इस तरह की बातें नहीं वो तो करके दिखाते हैं। वहां आप नमाज पढ़ करके दिखा दीजिए, वहां आप इस्लाम की बातें करके दिखा दीजिए, और उनके साथ आपका गठबंधन चलता है। और लगभग चाइना ने पाकिस्तान को पूरी तरह से उस ड्रैगन में फंसा करके रखा है। चंद दिनों का देश बचा है पाकिस्तान। ये सच कहता हूं, आने वाले समय में इस विश्व के पटल से खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चाइना का उपनिवेश बन करके एक छोटा सा नगर बन जाएगा। लेकिन वाकई सीए के विरोधियों को संदेश, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दिमाग में तो ये चीजें आ रही हैं कि कैसे जरूरी था, जो हालात हमने देखे हैं, जिस तरह की बर्बरता अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अफगानियों के साथ होते देख रहे हैं तालिबानियों द्वारा, वो बहुत खतरनाक है। रोते बिलखते बच्चे, तारों के बीच से माएं अपने नवजात छोटे छोटे बच्चों को फेंक रही हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे। ऐसे में वाकई हिंदुस्तान की तरफ सबकी निगाहें हैं जो टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, सीए विरोधियों को संदेश है, कितना जरूरी था सीए। अब ये कहा है हरदीप सिंह पुरी ने। अफगानिस्तान की घटना के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कहां जाएं बेहाल गैर मुस्लिम। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।